नमस्कार दोस्तों, आपका शिक्षा विद सीताराम यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में है वो नायलॉन जो संश्लेषित रेशा उसका निर्माण किस प्रकार होता है वो हम पढ़ेंगे। तो नायलॉन है संश्लेषित कह दो, मानव निर्मित कह दो और चाहे आप इसे है वो कृत्रिम कह दो। तो चलिए देखते हैं। नायलॉन नायलॉन है वो एक अन्य मानव निर्मित रेशा है। इसे 1931 में बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल यानी कच्चे माल के रूप में बिना किसी प्राकृतिक पौधे या जंतु से का उपयोग करके इसे बनाया गया था। यानी ये एक ऐसा रेशा है जिसमें किसी भी प्राकृतिक पदार्थ का प्रयोग नहीं किया गया। ये मानव निर्मित रेशा है। यानी जो पुराना सिलेबस था ना, पुराना सिलेबस, उस पुराने सिलेबस में दिया हुआ था कि नायलॉन रेशा है वो एडिपिक अम्ल कैसे बनाया जाता है, कौन सा रासायनिक पदार्थ मिलाया जाता है, एडिपिक अम्ल व हेक्सामेथिलीन डाइएमीन के बहुलकीकरण से बनाया जाता है। यानी जो नायलॉन रेशा है वो एडिपिक अम्ल हेक्सामेथिलीन डाइएमीन के बहुलकीकरण से है वो नायलॉन रेशा प्राप्त कर दिया जाता है या प्राप्त किया जाता है। लेकिन इस सिलेबस के में ये ऐसा नहीं है, इतना आपको जो डिफ़िकल्ट नाम है वो याद करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें सीधा सीधा सा है कि नायलॉन रेशा है वो एक मानव निर्मित रेशा और इसमें किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल का प्रयोग है वो नहीं किया जाता है। इसका निर्माण है वो कोयले, जल और वायु से किया गया है। यानी इसका निर्माण किससे किया गया है? कोयला, जल और वायु से। यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन रख रहा हूँ कि जो जल है उस जल का रासायनिक सूत्र क्या है? जल है, उस जल का रासायनिक सूत्र क्या है? ये आप है वो ज़रूर कमेंट करिएगा। यदि आपको पता नहीं है तो इधर उधर से सर्च करके वो ज़रूर कमेंट करिएगा ताकि आपको जल है उसका रासायनिक सूत्र है वो पता लग जाए यदि नहीं है तो। और अगर पता नहीं है तो वैसे मुझे बताइएगा, मैं आपको है उसका आंसर या रिप्लाई है वो ज़रूर दे दूँगा। तो जो नायलॉन है इसका निर्माण है वो कोयला, जल, वायु से किया गया। यह प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा था। तो आपसे पूछ सकता है कि प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित, जैसे पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा कौन सा है, तो इसका आंसर है वो नायलॉन है। क्या है इसका आंसर? नायलॉन। लेकिन इससे पहले हमने रेयोन रेशा पढ़ा है। ये रेयोन रेशा ये पूर्ण रूप से संश्लेषित नहीं था, इसमें कुछ प्राकृतिक पदार्थ का प्रयोग किया गया था। जबकि नायलॉन क्या है? प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है। आगे है वो देखते हैं कि नायलॉन रेशा, ये नायलॉन रेशे के गुण हैं, आप इसको अंडरलाइन करिएगा कि नायलॉन रेशा प्रबल, प्रत्यास्थ और हल्का था। यानी नायलॉन रेशा कैसा है? प्रबल, प्रत्यास्थ, हल्का है। ये चमकीला और धुलने में आसान था। अतः यह कपड़ों के निर्माण हेतु बहुत प्रचलित हुआ। तो ये नायलॉन के गुण आप जिसको ध्यान रखिएगा। नायलॉन रेशा प्रबल, प्रत्यास्थ और हल्का था। अतः यह चमकीला और धुलने में क्या था? आसान था और इसके कपड़ों के निर्माण में काफ़ी है वो ये प्रचलित हुआ है। उसके बाद है, क्या नायलॉन रेशा वास्तव में इतना प्रबल है? बिल्कुल है, क्योंकि नायलॉन रेशे का जो प्रयोग है ना, पहाड़ों पर चढ़ने वाले जो रस्से होते हैं उन्हें बनाने में किया जाता है। यानी नायलॉन का रेशा पहाड़ों पर चढ़ने वाले जो रस्से होते हैं ना वो रस्से बनाने में किया जाता है। इसका प्रयोग है वो पैराशूट बनाने में किया जाता है। इसका प्रयोग है जो दातुन करने वाली जो ब्रश आती है ना वो ब्रश बनाने में किया जाता है। तो ये काफ़ी प्रबल है, वो आपके प्राकृतिक रेशा संश्लेषित रेशा है। तो नायलॉन है वो बहुत प्रबल रेशा है। क्या नायलॉन रेशा वास्तव में इतना प्रबल है कि हम इससे पैराशूट और चट्टानें तथा चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्से बना सकते हैं? बिल्कुल, इसी का प्रयोग किया जाता है। तो ये नायलॉन रेशे के उपयोग आ जाएंगे, आप यहाँ से इसको अंडरलाइन करिएगा। हम नायलॉन से निर्मित कई वस्तुओं को उपयोग में लाते हैं, जैसे जुराब है, रस्से हैं, तंबू है, दांत साफ करने का ब्रश है, कारों की सीट के पट्टे हैं, स्लीपिंग बैग है, पर्दे हैं आदि है वो किसके बने होते हैं? नायलॉन रेशे के बने होते हैं। तो ये नायलॉन के क्या है? उपयोग है। आप इसको है वो अंडरलाइन करिएगा। तो आपसे वो अलग भी पूछ सकता है कि नायलॉन रेशा कैसे प्राप्त किया जाता है, नायलॉन रेशे के गुण लिखिए। गुण जो ये है वो गुण हो जाएंगे और ये उपयोग है ये वो उपयोग हो जाएंगे। जो पैरासूट है, पहाड़ों पर चढ़ने के रस्से हैं, स्लीपिंग बैग है इत्यादि बनाने में किसका प्रयोग होता है? नायलॉन
रेशे का उपयोग होता है। फिर है नायलॉन का उपयोग पैराशूट बनाने के किया जाता है। जैसे हमें चित्र डायग्राम के अंदर दिखाया गया है, ये मोज़ा है, वो है, रस्सी है, ब्रश है, पर्दे हैं। तो ये बनाने के लिए को किस प्रकार के रेशे का प्रयोग किया जाता है? नायलॉन रेशा। उसके बाद है कि क्या नायलॉन रेशे सचमुच इतने मजबूत होते हैं कि हम इनसे पैराशूट और चट्टाने पर चढ़ने की रस्सी का निर्माण कर सकते हैं? बिल्कुल, नायलॉन रेशा है वो इतना मजबूत होता है कि हम इसका प्रयोग है वो पहाड़ों पर चढ़ने के लिए, पैराशूट बनाने में करते हैं। और चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्से के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। एक नायलॉन का तार इस्पात के तार से अधिक प्रबल होता है। इस्पात के तार से काफ़ी प्रबल होता है। इस्पात क्या होता है? जैसे लोहा है, उसके अंदर निकल, क्रोमियम, ऐसे जो पदार्थ मिलकर जो बनाया जाता है वो इस्पात कहलाता है। तो ये इस्पात के तार से भी काफ़ी है वो नायलॉन का तार है प्रबल होता है। जैसे अपने को चित्र के अंदर दिखाया गया पैराशूट है, ये पहाड़ों पर चढ़ने वाले रस्से हैं, इनके निर्माण में किसका उपयोग होता है? नायलॉन का रेशा। उसके बाद है आपके क्रियाकलाप 3.1। ये क्रियाकलाप क्या है? तो चलिए देख लेते हैं। एक क्लेम युक्त लोहे का स्टैंड, ये क्लेम युक्त ले लिया और ये इसके ऊपर लगी है। क्लेम युक्त लोहे का स्टैंड लगभग 60 सेमी लंबा एक सूती धागा लीजिए और जिसे क्लैंप से बांध दीजिए, जिससे यह स्वतंत्र रूप से लटक जाए, जैसा कि चित्र 3.5 के। यानी इस प्रकार से हमें क्या करना है, इसका है वो डायग्राम के अनुसार है वो इसे व्यवस्थित है वो करना है ऐसे। यानी ये एक लोहे की छड़ी है, क्लेम है और ये एक धागा ले लिया और उससे ये बांध दिया। एक लोहे के स्टैंड पर क्लेम से लटकता हुआ एक धागा, ये धागा और धागे से कोई वस्तु है वो लटका दी। उसके बाद आगे है वो है एक हुक लगा पलड़ा लीजिए जिसमें बाट रखे हैं, जैसा चित्र के अंदर है। ये देखिए, ये बाट है, ये बाट है जिसमें क्या लगे हैं? बाट लगे हैं। उसके बाद है कि जिसके अंदर बाट लगे हैं, रखे गए हैं पलड़े। पलड़े में एक एक करके बाट तब तक रखते चले जाइए जब तक कि धागा है वो टूट ना जाए। धागे को तोड़ने हेतु तो आवश्यक कुल भार को लिख लीजिए। यह भार रेशे की क्या कहलाता है? सामर्थ्यता कहलाता है। तो नायलॉन रेशे की सामर्थ्य है वो भी काफ़ी अधिक होती है, यानी ये बहुत ज़्यादा भार है वो सहन कर सकता है। तो जब ये टूटेगा वो उसकी क्या कहलाएगी? सामर्थ्यता कहलाएगी। इसी प्रक्रिया को ऊन, पॉलिएस्टर, रेशम और नायलॉन के धागों के साथ दोहराइए तो अपने को पता चल जाता है कि किस रेशे की है वो सामर्थ्य सबसे अधिक है। और आंकड़ों को सारणी 3.2 की भांति सारणीबद्ध करिए। धागों को उनके बढ़ते सामर्थ्य के क्रम में व्यवस्थित करिए। अब उसके बाद है अपनी ये सारणी कि कपास है वो धागे को तोड़ने के लिए इसको कितना भार चाहिए, ऊन, रेशम, नायलॉन। आप रेशे को लटकाने हेतु दीवार पर लगे एक हुक अथवा कील का भी प्रयोग कर सकते हैं और दूसरे सिरे पर पॉलीथीन की थैली बांध सकते हैं और बाटों के स्थान पर आप एक ही प्रकार वाली कांच की गोलियां हैं उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये एक कोई विशेष नहीं है। जैसे मान लो ये छड़ी है, ये इसका स्टैंड है, इससे एक लोहे की है वो लंबी छड़ी है वो इससे लगी है और यहाँ से धागा बांध दिया और इस धागे से क्या बाट या लोहे की जो ये लोहे की कांच की जो गोलियां हैं वो हमने लगाते गए। तो कितने भार पर ये टूटता है ये धागा हमें चेंज करना है तो वो उसकी सामर्थ्यता को दिखाएगा। ध्यान रहे कि सभी धागे एक ही लंबाई अथवा लगभग एक ही मोटाई के होने चाहिए। तो ये जो है आपके नायलॉन रेशा वो कंप्लीट होता है। मैं आपको वापस है वो एक बार रिवाइज करवा देता हूँ कि नायलॉन रेशा क्या होता है। नायलॉन है वो प्रथम एक संश्लेषित रेशा है। क्या है? संश्लेषित रेशा, अर्थात इसमें जो कच्चा माल होता है ना उसमें किसी भी प्रकार का कोई प्राकृतिक पदार्थ नहीं मिलाया जाता है। और ये बना किससे होता है? ये अब जैसे मैंने बताया एडिपिक अम्ल हेक्सामेथिलीन डाइअमीन के बहुलकीकरण से होता है, जो आपके है नहीं तो उसमें आपको जाना नहीं है। फिर इसके कुछ गुण हैं। इसके गुण क्या क्या है? यानी यह इसकी सामर्थ्य है वो अधिक होती है। दूसरी ये प्रत्यास्थ होता है। तीसरा ये प्रबल रेशा है। ये इसके गुण हैं। और इसके उपयोग क्या है? जैसे पैराशूट, मोजे हैं, जो दांतुन करने वाला ब्रश है वो बनाने में इसका निर्माण है वो किया जाता है। अब इसके बाद जो तीसरा रेशा आता है वो आता है आपके पॉलिएस्टर। कौन सा आता है? पॉलिएस्टर। अब इस पॉलिएस्टर का क्या है तो देखते हैं। पॉलिएस्टर और एक्रेलिक। पॉलिएस्टर एक अन्य संश्लेषित रेशा है। इस रेशे से बने कपड़ों में आसानी से सलवटें नहीं पड़ती है। तो आपसे जैसे मैं अगर आपको एबेसेडे के अंदर क्वेश्चन पूछूं कि कौन सा रेशा है, कौन सा रेशा
जिससे बने वस्त्र पहनने पर सलवटें नहीं पड़ती है। तो मैं अगर आपको ऑप्शन दूं, जैसे इसमें आ गया पॉलिएस्टर, पॉलिएस्टर आ जाएगा, ब में नायलॉन मान लो, स में रेयन मान लो, और द के अंदर है वो उपरोक्त सभी मान लो आप। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या है, पॉलिएस्टर। यानी पॉलिएस्टर इतना पोला होता है कि इसमें सलवटें नहीं पड़ती। आप ऐसे ध्यान रखिएगा, पॉलिएस्टर इतना पोला है इसमें सलवटें भी नहीं पड़ती है। यह सपाट रहता है, सपाट का मतलब है सीधा रहेगा ये, यानी इसमें सलवटें नहीं पड़ेगी, और सरलतापूर्वक धुल जाता है। अतः यह वस्त्र सामग्री हेतु पर्याप्त उपयोगी पदार्थ है। आपने लोगों को सुंदर पॉलिएस्टर कमीजें और अन्य परिधान पहनने अवश्य देखा होगा। टेरिलीन एक लोकप्रिय पॉलिएस्टर है, ये ध्यान रखना है। टेरिलीन क्या है, एक लोकप्रिय पॉलिएस्टर है जिसे बहुत महीन रेशे में खींचा जा सकता है, फिर उन्हें किसी भी अन्य तंतु के समान है वो बनाया जा सकता है। तो टेरिलीन है वो प्राकृतिक और संश्लेषित रेशे से मिलकर बनाया जाता है। टेरिलीन प्राकृतिक और संश्लेषित से मिलकर बनाया जाता है। तो ये है, यानी पॉलिएस्टर से बने वस्त्र है वो सपाट होते हैं, इनमें कभी क्या नहीं पड़ती है, सलवटें नहीं पड़ती है, ये धुलने में आसान रहते हैं, और ये एक टेरिलीन पॉलिएस्टर है, अर्थात प्राकृतिक और संश्लेषित रेशे से मिलकर जो वस्त्र बनाए जाते हैं वो आपके टेरिलीन कहलाते हैं। तो इसमें है कि मेरी माँ जल के लिए सदैव पेट बोतलें और चावल तथा चीनी संचयन के लिए पेट जार खरीदती है। मैं जानने के लिए उत्सुक हूँ कि आखिरकार ये पेट है क्या। पेट का अर्थ है, जैसा नीचे दिया भी गया है कि पेट है उसका पूरा नाम है पॉली एथिलीन टरथेलेट। ये पूरा नाम आप ध्यान रखिएगा, जो PET पेट है इसका पूरा नाम है, P से पॉली है, E से एथिलीन है, E से एथिलीन है, और T से टरथेलेट है, टरथेलेट है। तो इस पेट का पूरा नाम है पॉली एथिलीन टरथेलेट। पॉली एथिलीन टरथेलेट इस पेट का क्या है, पूरा नाम है। पेट एक बहुत सुपरिचित प्रकार का पॉलिएस्टर है। पेट है क्या, तो पेट एक पॉलिएस्टर, आप इसको यहाँ से अंडरलाइन है वो अवश्य करिएगा। इसका उपयोग बोतलें, बर्तन, फिल्म और तार, अन्य बहुत से उपयोगी उत्पादों के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि पेट क्या है, तो आपको इसको पूरा नाम बताना है, पॉली एथिलीन टरथेलेट है। और इसका ये एक प्रकार का क्या है, पॉलिएस्टर है। इसका उपयोग है वो बोतलें, बर्तन, तार बनाने में किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से यहाँ तक है वो पेट का अर्थ है, आपको ये इसका आंसर देना है। चारों ओर दृष्टि घुमाइए और पॉलिएस्टर से निर्मित वस्तुओं की एक सूची बनाइए कि कौन कौन सी वस्तुएं हैं। अब पॉलिएस्टर के बारे में बात कर लेते हैं। पॉलिएस्टर जो किससे बना है, पॉली और एस्टर, वास्तव में एक रसायन जो एस्टर कहलाता है, को इकाइयों की पुनरावृत्ति से बनाता है। यानी पॉली का अर्थ क्या होता है, पॉली का अर्थ होता है POLY। जैसे हमने पॉलीमर पढ़ा था ना, पॉली का अर्थ अनेक होता है। जो एस्टर वे रसायन है जो फलों की उनकी गंध प्रदान करते हैं। निर्मित कपड़े पॉलीकोट, पॉलीवूल, टेरिकोट आदि नामों से बेचे जाते हैं। जैसा कि नाम सुझाते हैं कि कपड़े दो प्रकार के रेशों को मिलाकर बनाए जाते हैं। पॉलीकोट पॉलिएस्टर कपास का मिश्रण है। पॉलीकोट क्या है, नाम से ही देखो स्पष्ट है, पॉली से तो हो जाएगा पॉलिएस्टर और कोट से हो जाएगा कॉटन, और कॉटन को हिंदी में कहते हैं कपास कहते हैं। क्या कहते हैं, कपास कहते हैं। तो पॉलीकोट किसका मिश्रण है, पॉलीएस्टर और कॉटन यानी कपास का है। पॉलीवूल किसका मिश्रण है, ये नाम से स्पष्ट है, पॉली का अर्थ हो गया पॉलिएस्टर, वूल से हो गया ऊन, अंग्रेजी में कहते हैं ना वूल। तो ये किसका मिश्रण है, पॉलीवूल, ये पॉलिएस्टर और ऊन का मिश्रण है। हम सर्दियों में स्वेटर पहनते हैं तथा शाल अथवा कंबलों का उपयोग करते हैं। इनमें से बहुत से वास्तव में प्राकृतिक ऊन से निर्मित नहीं होते। यदि वे ऊन के सदृश दिखाई देते हैं, यानी उनके समान दिखाई देते हैं, ये अन्य प्रकार के संश्लेषित रेशे तैयार किए जाते हैं जो एक्रेलिक कहता है। यानी एक्रेलिक क्या होता है, अब यहाँ से एक्रेलिक है, यानी हम सर्दियों में क्या है स्वेटर पहनते हैं, शाल और कंबल आदि का उपयोग करते हैं। इनमें बहुत से वास्तव में प्राकृतिक ऊन से निर्मित नहीं होते हैं। यानी सर्दियों के मौसम में जिसका हम प्रयोग करते हैं ना, स्वेटर है, शॉल है, तो वो वास्तव में किससे नहीं बने हुए होते, वास्तव में वो ऊन के नहीं बने हुए होते हैं। तो वास्तव में वो यदि ऊन से निर्मित नहीं होती है, यद्यपि वे ऊन के सदस्य यानी ऊन के समान दिखाई देते हैं। ये अन्य प्रकार के संश्लेषित रेशे से तैयार किए जाते हैं जो एक्रेलिक कहलाता है। यानी एक्रेलिक होता क्या है, एक्रेलिक से है वो आपके सर्दियों में पहनने वाले कपड़े बनाए जाते हैं
जो ऊन के समान हमें लगते हैं वो एक्रेलिक है। तो आगे है, वो है प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त ऊन काफ़ी महंगी होती है। बिल्कुल है, ऊन काफ़ी महंगी होती है, जबकि एक्रेलिक से बनी वस्तु अपेक्षाकृत सस्ती होती है। ये विविध रंगों यानी अलग अलग रंगों में हमें उपलब्ध होती है। संश्लेषित रेशे अधिक टिकाऊ और पहुंच के भीतर होते हैं, जिसमें प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय है। यानी देखो, प्राकृतिक रेशों की जगह संश्लेषित रेशों का प्रयोग ही हमें इस वजह से करना पड़ा, क्योंकि प्राकृतिक रेशे ज़्यादा क्या है, आपके आर्थिक दृष्टि से महंगे पड़ते हैं, हमें महंगे पड़ते हैं, और ये इतने उपलब्ध भी नहीं होते हैं। तो इसलिए इस कमी को दूर करने के लिए संश्लेषित रेशों से जो वस्त्र है बने हुए हैं उनका उपयोग किया जाता है। आप पूर्व में प्राकृतिक रेशों को जलाने का क्रियाकलाप कर चुके हैं। क्रियाकलाप 3.6, यदि आप संश्लेषित रेशों को जलाने का प्रयास करते हैं तो आप पाएंगे कि इनका व्यवहार प्राकृतिक रेशों से क्या है, अलग है। आप यह भी पाएंगे कि संश्लेषित रेशे गर्म करने पे क्या है, पिघल जाते हैं और शरीर से चिपक जाते हैं। अब शरीर से चिपक गए ना, तो वो काफ़ी हमारे लिए हानिकारक होते हैं। ये वास्तव में संश्लेषित रेशों का एक हानिकारक गुण है। अगर संश्लेषित रेशों ने आग पकड़ ली ना, तो वो पिघलकर हमारे शरीर से चिपक जाएंगे, जो हमारे लिए हानिकारक सिद्ध होंगे। यदि वस्त्रों में आग लग जाती है तो ये बहुत आपदाजनक हो सकते हैं। कपड़ा पिघल जाता है और पहनने वाले व्यक्ति के शरीर से चिपक जाता है। अतः प्रयोगशाला अथवा रसोई घर में कार्य करते समय संश्लेषित वस्त्र है वो हमें नहीं पहनने चाहिए। ओहो है, अब मैं समझी कि मेरी माँ रसोई घर में काम करते समय पॉलिएस्टर से बने वस्त्र क्यों नहीं पहनती है। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन आ सकता है कि रसोई घर में काम करते समय पॉलिएस्टर से बने वस्त्र क्यों नहीं पहनने चाहिए। वो इसलिए नहीं पहनने चाहिए क्योंकि ये आग है वो जल्दी पकड़ते हैं, और आग पकड़ने के बाद ये संश्लेषित रेशा है ये पिघलकर चमड़ी से चिपक जाता है पहनने वाले के, तो ये हानिकारक होते हैं, इसलिए इसका उपयोग है वो रसोई घर में नहीं करना चाहिए। उसके बाद ये भी आप अंडरलाइन करिएगा, सभी संश्लेषित रेशे पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल जो पेट्रो रसायन कहलाते हैं, यानी पेट्रोलियम का जो कच्चा माल होता है वो पेट्रो रसायन कहलाता है। इनसे ये विभिन्न प्रक्रमों द्वारा है वो तैयार किए जाते हैं। तो इसके बाद है वो है संश्लेषित रेशों के गुणधर्म, जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा है, इस वीडियो में हमने नायलॉन देखा है, इस वीडियो में हमने पॉलिएस्टर देखा है, और इस वीडियो में हमने एक्रेलिक देखा है। क्या देखा है, एक्रेलिक। तो ये चीज़ें हमने पढ़ी है, आप इनको एक बार है वो अच्छे से रिवाइज करिएगा, आपको समझ में है वो आ जाएगा। और ये यहाँ से पॉलीवूल कोट क्या है, तो ये भी हमने पढ़ा है। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।